देवकी जरा जाकर देखो, प्रिया तैयार हो गई, सुशीला ने बहू को आवाज़ लगाते हुए कहा। जी माँ, देखती हूँ। देवकी साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए प्रिया के कमरे की ओर चली गई। प्रिया शीशे के सामने बैठी जाने किन विचारों में खोई हुई थी। उसको तनिक भी आभास नहीं हुआ कि उसकी भाभी कमरे में आकर खड़ी है। प्रिया, क्या हुआ है? क्या सोच रही हो? अरे भाभी, आप कब आई? मैं कब आई ये मत पूछो। तुम तो ये बताओ, क्या सोच रही हो? अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, माँ बुला रही हैं। मुझे नहीं तैयार होना भाभी। अरे पर क्यों प्रिया? पता नहीं, तुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। पता है भाभी। फिर ऐसी बातें क्यों? देवकी बोली। भाभी, माँ पापा ने मेरी ज़िंदगी के बारे में इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझसे पूछा भी नहीं। क्यों? प्रिया रुआंसी सी हो गई। यह सुनकर देवकी भावुक हो गई। पगली, हमारा जन्म ही एक खूंटे से खुले तो दूसरे खूंटे से बंधने के लिए ही होता है। कौन पूछना चाहता है कि हम क्या चाहते हैं? चल तैयार होकर आजा। देवकी चली गई। नहीं भाभी, मैं आपकी तरह चुपचाप अपने सपने कुर्बान नहीं कर सकती। मुझे तो अभी और भी पढ़ाई करनी है। प्रिया के चेहरे से नज़र आ रहा था कि उसने मन ही मन कोई निर्णय ले लिया हो। प्रिया के ग्रेजुएशन की अभी दूसरी साल थी। उससे पूछे बिना उसके पापा ने उसके लिए एक लड़का पसंद कर लिया था। रात में पता चला कि वह आज से देखने आने वाला है। देवकी मशीन बनी किचन में तरह तरह के व्यंजन बनाने में व्यस्त थी। सुशीला ने घर अच्छे से व्यवस्थित कर दिया था। सुधीर बाहर खड़े मेहमानों का इंतजार कर रहे थे। विनय कहाँ गया? दिखाई नहीं दे रहा बहू। सुशीला ने किचन में आते हुए पूछा। माँ, उनकी आज एक अर्जेंट मीटिंग है। पहले से पता होता तो बॉस से बात करके आगे पीछे कर लेते। जाना जरूरी था, नहीं तो प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाता। देवकी बोली। हाँ, वो भी अपनी जगह सही है, पर इनका क्या करूँ, जो कभी भी कोई भी कार्य अचानक कर देते हैं। सुशीला ने जवाब दिया। माँ, आप प्रिया को देख लीजिए। मैं गई थी तब वह तैयार नहीं थी, ऐसी बैठी रही, और मेहमान के सामने देर से आई तो पापा नाराज़ होने लगेंगे। फालतू का बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तुम सही कह रही हो, वो इस सब के लिए तैयार ही कहाँ थी। तुम्हारे पापा अपनी मर्जी से अचानक कुछ भी फैसला कर लेते हैं। यह सुनते ही सुशीला प्रिया के कमरे की ओर बढ़ गई। तभी बिट्टू के रोने की आवाज़ आने लगी तो देवकी ने समोसे सेकना बंद कर दिए और गैस बंद करके बिट्टू के दूध की बोतल लेकर कमरे में चली गई। अरे मेरा सोना बाबू उठ गया, आजा बच्चा, मम्मा की गोद में आजा। देवकी ने उसे गोद में लेकर बोतल लगा दी और सोचने लगी, क्यों हमारे घर के लोग लड़कियों के ऊपर अपने सपने जबरन थोप देते हैं। और भी लड़कियां हैं जो अपने सपने पूरे कर रही हैं। देवकी 12वीं पास करके कॉलेज में आई ही थी कि भाई की शादी तय हो गई। बिन्ना और देवकी के पिता एक ही ऑफिस में नौकरी करते थे। बेटे की शादी बहुत बहुत मुबारक हो मनोहर। अब बिटिया के विवाह के बारे में क्या सोचा है तुमने? सुधीर ने पूछा। अरे कैसी बातें कर रहे हो सुधीर, देवकी अभी 18 वर्ष की हुई है। इतनी जल्दी शादी? नहीं, मैं अभी उसकी शादी के लिए कुछ नहीं सोच रहा। पहले वो ग्रेजुएशन तो पूरा कर ले, तब कुछ सोचूंगा। अरे पढ़ाई का क्या, अच्छा ससुराल और समझदार लोग मिल जाएं तो शादी के बाद भी पढ़ाई पूरी हो सकती है। क्यों भाभी जी? सुधीर बोले। आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ भाई साहब। शादी के बाद नए घर की जिम्मेदारी, सास ससुर की सेवा, पति को खुश रखना, देवर और ननद के साथ सामंजस्य बैठाने के चक्कर में पढ़ाई और सपने पीछे छूट जाते हैं, निर्मला ने कहा। ऐसा आप लोग सोचते हैं, मैं नहीं। मनोहर, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई। मैंने तो आपकी देवकी को अपने बेटे विनय के लिए पसंद कर लिया है। अगर आप लोगों को इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है तो बात आगे बढ़ाई जाए। क्यों सुशीला, तुम्हारा क्या विचार है? देवकी जिस घर जाएगी वहाँ खुशियाँ ही आएंगी। मुझे तो वो शुरू से ही पसंद है, पर क्या सुशीला, अभी बहुत जल्दी हो जाएगा। भाई साहब और भाभी जी हाँ करते हैं तो भी हमें उसकी पढ़ाई पूरी होने का इंतज़ार करना चाहिए। भाभी जी ठीक ही तो कह रही हैं सुधीर। विनय की भी अभी अभी नई नौकरी लगी है, वो भी सेट हो जाएगा और देवकी की पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी, मनोहर बोले। जैसी तुम लोगों की मर्जी। वैसे शादी से पढ़ाई पर कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, मेरी समझ से बाहर है। शादी के बाद यहीं रहना है, कॉलेज भी यहीं है,
अगर आगे पढ़ाई जारी रखे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने तो इसलिए प्रपोजल दिया कि विनय की नौकरी लग गई है तो शादी भी समय से और जान पहचान की लड़की के साथ हो जाए। तुम्हारी बात सही है सुधीर। हर माँ बाप की यही इच्छा रहती है कि उनके बच्चों की शादी पहचान के रिश्तों में ही हो, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो, मनोहर ने कहा। सही समझे मनोहर। फिर भी आप सब आराम से बात करके जो उचित समझें वो फैसला कीजिए। हमें कोई जल्दी नहीं है, अब हमें इजाज़त दीजिए। सुधीर और सुशीला वापस लौट आए। बिन्ना ऑफिस के काम से बाहर गया था, इसलिए शादी में शामिल नहीं हो पाया था। शादी के बाद की सभी रस्में पूरी हो चुकी थीं। भाभी पगफेरे की रस्म करके वापस आ गई थीं। एक दिन नाश्ते की टेबल पर मनोहर ने शादी का जिक्र छेड़ दिया। मेघना, पंकज, हमारी देवकी के लिए सामने से रिश्ता आया है। अच्छा घर, अच्छे लोग हैं। लड़के की अभी नौकरी लगी है और परिवार जान पहचान का है। तुम लोग क्या विचार है? शादी की बात आगे बढ़ानी चाहिए? देवकी की शादी इतनी जल्दी? पापा कैसी बातें करते हो आप? अभी उसकी उम्र ही क्या है? मैं आपकी बात के समर्थन में नहीं हूँ। देवकी लॉ करके वकालत करना चाहती है तो वो करेगी। पंकज ने अपना फैसला सुना दिया। निर्मला, तुम क्या चाहती हो? मैं क्या कहूँ? वैसे तो वो लोग अच्छे लोग हैं और उन्हें देवकी की पढ़ाई से भी आपत्ति नहीं है। देवकी की पढ़ाई तक इंतजार करें ये ज़रूरी नहीं। उनका बेटा कमाने लगा है तो शादी भी जल्दी ही जाएंगे। हमारे लिए तो रुकेंगे नहीं। निर्मला ने अपना विचार रखे। माँ पापा, मैं आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहूँ तो आप लोग मुझे सहयोग करेंगे? मेरा मतलब पढ़ाई के लिए जितना समय चाहिए उतना देंगे। कोई नियम नहीं कि यह काम करना ही करना है। मेघना के सवाल पर निर्मला चुप हो गई। माँ, सीरियस मत हो। मुझे आगे पढ़ाई की कोई इच्छा नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि कहना आसान है मगर करना बहुत मुश्किल है। हम देवकी को पढ़ने की जो सहूलियत देंगे वो वहाँ नहीं मिलेगी। माँ, बहुत बड़ा दिल और त्याग चाहिए, तभी बहू के सपने पूरे होते हैं। बेटी बहू का फ़र्क मिटाने वाले आज भी बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में। कुछ गलत कहा हो तो क्षमा कर देना। मैं अभी शादी के पक्ष में नहीं हूँ। मेघना ने पंकज का समर्थन किया। देवकी बिना नाश्ता किए उठकर कमरे में चली गई। देवू बेटा, नाश्ता तो करती जा, निर्मला ने आवाज़ लगाई। यह सब सुनकर किसके गले से निवाला उतरेगा माँ? पंकज ने नाश्ते की प्लेट हाथ में ली और देवकी के पीछे पीछे उसके कमरे में चला गया। देवू, मेरा बच्चा नाश्ता क्यों नहीं किया? पंकज ने प्यार से सिर पर हाथ फेरा। भैया, भैया, मुझे लॉ करके वकालत करना है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। देवकी फपक कर रो पड़ी। अरे अरे पागल, ऐसे कौन रोता है? पंकज ने देवकी के आंसू पोंछते हुए कहा। पापा के मन में कोई बात आ जाए तो मानते कहाँ हैं भैया? और अब तो माँ भी सपोर्ट करने लगी हैं। आप तो अभी चले जाओगे, फिर तो मैं अकेली रह जाऊंगी। पंकज आर्मी में कैप्टन था और छुट्टी खत्म होते ही मेघना को साथ लेकर जाने वाला था। देख देबू, ऐसे हिम्मत हार कर नहीं चलता। तुझे पढ़ना है तो अपने लिए लड़ना होगा। मेरा जाना तो तय है, मुझे अधिक छुट्टी नहीं मिल सकती, पर तू जो निर्णय लेती है उसमें तुझे मेरा फुल सपोर्ट है। पर पापा, पर कुछ नहीं। चल पहले ये नाश्ता ख़त्म करो। भूखे पेट पढ़ाई कौन करता है? पंकज ने अपने हाथों से देवकी के मुंह में निवाला तोड़कर रख दिया तो उसकी आंखों में आंसू की बूंदें उसके हाथों पर टपक गईं। देवकी पंकज से 8 साल छोटी और उसकी बेहद लाडली थी। देवकी ने पंकज के कहने से खाना शुरू कर दिया। तभी अचानक पंकज के फ़ोन पर बेल बजने लगी। देबू बेटा, तू नाश्ता ख़त्म कर, हेडक्वार्टर से कॉल है, मैं बात करके आता हूँ। जय हिंद सर, कहते हुए पंकज रूम से बाहर निकल गया। माँ पापा, मुझे आज ही निकलना होगा। एक इमरजेंसी आ गई है तो आगे की छुट्टियाँ रद्द हो गईं। पंकज ने मनोहर के पास बैठते हुए कहा। क्या? पर अभी तो 10 दिन की छुट्टियाँ बची हैं। सोच कर ही मेघना के लिए कोई तैयारी नहीं की। ऐसे अचानक जाना होगा, पता होता तो तैयारी रखते। कोई चिंता का विषय तो नहीं, निर्मला बोली। माँ, आप भी, मेरी नौकरी ही ऐसी है कि कब देश को मेरी ज़रूरत आ जाए। कैसे कहूँ, विषय चिंता का है या नहीं, यह तो परिस्थिति पर निर्भर करता है। माँ, अभी मेघना को नहीं ले जा रहा, मुझे सीधे हेडक्वार्टर जाकर रिपोर्टिंग करनी है। कुछ दिन बाद आप लोग ही आ जाना उसे लेकर वहाँ पर। थोड़ा बदलाव भी हो जाएगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो फिर मैं तुम्हारे बैग पैक कर दूँ। मेघना, पंकज के लिए हींग अजवाइन की पूड़ियाँ तल दो
और आज ही जलजीरे वाले चटपटे आलू की सूखी सब्जी बना देना, ठीक है? निर्मला उठते हुए मेघना से कहती है। जी माँ। मेघना उदास मन से किचन में चली गई। अभी तो शादी को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था। पंकज के अकेले जाने की खबर से मन विचलित होने लगा था। भाभी, अभी तो नाश्ता बना है, आप फिर से किचन में काम करने लगीं। दोपहर का खाना तो 11 बजे से बनना शुरू होता है, आप तब तक आराम कर लेती। देवकी ने झूठे बर्तन सिंक में रखते हुए कहा। ये तुम्हारे भैया के रास्ते के लिए बना रही हूँ, मेघना ने जवाब दिया। भैया? क्यों, वो कहाँ जा रहे हैं? देवकी ने कुछ सुना नहीं था तो आश्चर्य से पूछने लगी। उनकी छुट्टियां रद्द हो गई हैं, मेघना ने बुझे मन से कहा। ओह, इतनी जल्दी? देवकी उदास होकर पंकज के कमरे की ओर चल दी। भैया, आप जा रहे हो, फिर कब आओगे? देवकी पंकज के समीप बैठते हुए बोली। मैं बहुत जल्दी आऊँगा देबू, बस तू अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करना, ठीक है? पंकज ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा। पंकज के जाने से घर सूना हो गया था। देवकी मेघना के साथ उसके कमरे में समय बिताने लगी। सीमा पर पाकिस्तान की ओर से बार बार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा था। भारत के वीर उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। ऐसी ही एक मुठभेड़ में पंकज की टुकड़ी के 2 जवान सहित कैप्टन पंकज शहीद हो गए। मनोहर टीवी पर न्यूज़ सुन रहे थे, तभी ब्रेकिंग न्यूज़ आने लगी। कैप्टन पंकज सहित सेना के 2 जवान शहीद। हाथ से चाय की ट्रे छूटकर गिरने की आवाज़ के साथ मेघना की चीख सुनते ही देवकी अपने कमरे से दौड़कर बाहर आई। अभी क्या हुआ? माँ, पापा, कोई कुछ बताएगा? निर्मला और मनोहर भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगे थे। टीवी पर फिर से वही न्यूज़ रिपीट होने लगी। भैया, जिसे सुनकर देवकी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं रही। फिर हिम्मत करके टीवी बंद कर दी। माँ, पापा, संभालिए खुद को। भाभी को देखिए माँ, अभी तो उनके हाथों की मेहंदी का रंग भी हल्का नहीं हुआ, उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई। देवकी ने कैसे भी करके मनोहर को शांत कर पाया। मेघना की हालत देखकर उन्होंने भी अपने दिल पर पत्थर रख लिया और मनोहर लाल मेघना और निर्मला को शांत करने की कोशिश करने लगे। रिश्तेदारों में यह खबर आग की तरह फैल गई। घर में भीड़ जुटने लगी। कोई तकदीर को कोस रहा तो कोई दबी जुबान से मेघना को दोष दे रहा कि बहू के पैर पड़ते ही परिवार की खुशियों को ग्रहण लग गया। परिस्थितियों को देखते हुए निर्मला और मनोहर चुपचाप सब रीतियों को पूरा करते रहे। धीरे धीरे सब रिश्तेदार वापस चले गए। मेघना पंकज के पास जाने के लिए पैक अपने बैगों पर हाथ फेरते हुए रोने लगी। इतनी भी क्या जल्दी थी जाने की पंकज? एक बार मेरे बारे में तो सोचा होता। यह बैग, यह सामान हमारी नई जिंदगी के लिए लिया था। तुम नहीं तो अब ये किस काम का? फूट फूट कर रो पड़ी मेघना। मेघना? मेघना की माँ रत्ना ने सिर पर हाथ रखा। माँ, ये सब? रोती मेघना के शब्द अधूरे रह गए। चल बेटा, हम लोग तुझे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। कुछ दिन बाहर रहेगी तो मन हल्का हो जाएगा, समझी समझन से पूछ लिया है। कुछ दिन के लिए माँ? मेघना ने पूछा। हाँ, जब मन हल्का हो जाए तो वापस आ जाना। बेटियाँ तो ससुराल में ही अच्छी लगती हैं, रत्ना बोली। फिर मैं ससुराल छोड़कर क्यों जाऊँ माँ? मैंने पति खोया है तो सासू माँ ने अपना बेटा। दुख तो उनका मुझसे ज़्यादा है माँ। हमारा कुछ दिन का साथ था। माँ ने तो उन्हें जन्म दिया, पाला पोसा। वो मेरे कारण अपना दर्द अंदर ही अंदर पी रही हैं। नहीं माँ, ये घर पंकज की अमानत है। मैं इस समय आपके साथ नहीं चल सकती। मेघना ने दृढ़ता से माता पिता के साथ वापस जाने से मना कर दिया। निर्मला? जी पंकज के पास, कहते कहते रुक गई निर्मला। रुक क्यों गई निर्मला? तुम मुझे पंकज के पापा ही कहा करो। मुझे सुनकर अपने बेटे पर गर्व होता है, फिर उसके नाम से दुखी क्यों होऊंगा भला? मनोहर ने आंखों की नमी को निर्मला से छुपाकर पोंछ लिया। कहिए, क्या कहना चाहते थे? निर्मला, अब हम पर मेघना की जिम्मेदारी आ गई है। ऐसे में मैं चाहता हूँ मेघना के लिए कुछ ऐसा कर सकूँ कि उसका भविष्य मजबूत हो जाए और देवकी की जल्दी शादी हो जाए। पर मनोहर चुप हो गए। पर देवकी की पढ़ाई और शादी दोनों की जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर आ गई है। कुछ दिनों में मैं रिटायर हो जाऊंगा। पंकज के बिना अकेले कैसे सब करूंगा? यह नौकरी में पेंशन भी नहीं, कैसे क्या करेंगे? मनोहर चिंतित दिखाई दे रहे थे। शाम का वक्त था। देवकी छत से कपड़े लेकर उतर रही थी। माँ बाप की बातें सुनकर वहीं ठिठक कर रुक गई। मेघना भी चाय बनाने के लिए किचन की तरफ जा रही थी। दोनों की बातें ध्यान से सुनकर
वो भी चुपचाप कमरे में लौट गई। सब ठीक हो जाएगा पंकज के पापा, आप इतना सोचेंगे तो बीमार हो जाएंगे, फिर सब बिखर जाएगा। हमसे हमारा मजबूत सहारा छिन गया है जी, अब हम सबको आपका ही सहारा है। निर्मला आंसू पोंछते हुए बोली। माँ, देवकी ने उनका ध्यान बटाने के लिए आवाज़ लगाती हुई सीढ़ियों से उतर आई। क्या हुआ देवकी? दोनों ने तुरंत अपने आप को संभाल लिया। माँ, मैं सोच रही थी कि आज से कपड़े घर पर ही आयरन कर लेते हैं, आपका क्या ख्याल है? देवकी ने पूछा। पर कौन करेगा? मुझसे तो कमर दर्द के कारण आयरन होगी नहीं। तुम पढ़ाई में व्यस्त रहती हो और बहू अभी बुरे दौर से गुजर रही है, ऐसे में उसे कुछ कहना गलत होगा। नहीं, ये विचार छोड़ो और लॉन्ड्री वाले को फ़ोन करके कपड़े दे दो, निर्मला ने मना कर दिया। माँ, सब हो जाएगा, आप इतना मत सोचो, मेघना ने अंदर से आते हुए कहा। अरे बहू, आओ बैठो बेटा, अच्छा लगा तुम हम लोगों के साथ बैठने आ गई। बेटा, हमारे लिए जैसी देवकी वैसी ही तुम हो। तुम इस घर में पंकज की परछाई हो। हमें अच्छा लगेगा तुम अपने मन की बातें, परेशानी हमें बताओगी, मनोहर ने कहा। धन्यवाद माँ पापा, मैं कपड़े आयरन कर लिया करूँगी माँ। वैसे भी कमरे में अकेले दम घुटता है, मेघना बोली। बेटा, अब तुम भी देवकी की बात का समर्थन मत करो, यह तो कुछ भी कहती रहती है। तुम कुछ और करने का सोचो जिसमें मन भी लगे और कुछ काम भी आए। क्यों निर्मला? मनोहर बोले। जी सही कहा आपने, निर्मला बोली। देवकी ऐसे ही कुछ ना कुछ बातें छेड़ती रही और घर का माहौल हल्का फुल्का हो गया। माँ, खाने में क्या बनेगा? मेघना ने पूछा। जो तुम्हें पसंद हो बना लो, सब खा लेते हैं। मैं पूजा करने जा रही हूँ, ये कहकर निर्मला पूजा घर की ओर चली गई। चलिए भाभी, आज कुकिंग करने में मैं भी आपकी मदद करती हूँ, देवकी बोली। हाँ चलो। दोनों ननद भाभी मिलकर रसोई घर की ओर चली गईं। मनोहर टीवी में समाचार लगातार देखने लगे। देवकी की आंखों से नींद गायब थी। देवू, पढ़ाई करना है मन लगाकर, समझी? ला करके अपनी वकालत करने का सपना पूरा करना है तुम्हें। पंकज की बातें देवकी के दिलो दिमाग में हलचल मचा रही थीं। भैया, देवकी चौंक कर उठ बैठी। ओह, सपना था। फिर माँ की कई बातें याद आने लगीं। पंकज, तुम्हारे पापा भी गलत नहीं कह रहे बेटा। विनय से अच्छा लाइफ पार्टनर हमारे देवू को नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब उससे अच्छी तरह से परिचित हैं। अगर पापा भाभी को आगे पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो मैं माँ पापा की बात मानकर शादी कर लेती हूँ। उनका बोझ भी कुछ हल्का हो जाएगा और भाभी भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। मेरा क्या, मुझे तो संभालने वाला भरा पूरा परिवार मिल रहा है। फिर तेरे सपनों का क्या होगा देवू? देवकी के मन में प्रश्न उठा। सुधीर अंकल पढ़ाने के लिए तैयार हैं। अगर पढ़ाते हैं तो ठीक है, नहीं तो भाभी के सपने पूरे होते देख खुश हो लूँगी। अब सोच विचार में रात गुजर गई, पता ही नहीं चला। देवकी को पंकज की बहुत याद आने लगी थी। वो चीख चीख कर रोना चाहती थी, पर मेघना के दर्द के आगे अपने दर्द को दबाए बैठी थी। खुद को कमरे में बंद किए पंकज की फ़ोटो ले चुपचाप से सिसक रही थी। देवकी, दरवाज़ा खोलो। सुबह 9 बजे तक बाहर नहीं निकली तो मेघना बुलाने आ गई। मेघना की आवाज़ सुनकर देवकी ने अपने आप को शांत करने की कोशिश की और झट से अपने आंसू पोंछ लिए। खोलती हूँ भाभी। देवकी हड़बड़ाकर उठी और कुछ सेकंड बाद दरवाज़ा खोल दिया। हाँ भाभी, बोलिए। रो रही थी क्या? तेरी आंखें लाल क्यों हैं? वो भाभी, रात देर से नींद नहीं आई तो देर तक सोती रही, शायद इसलिए लाल हो गई होंगी। क्या अभी सोकर उठी हो? चलो जल्दी से नहाकर नाश्ते के लिए आ जाओ, मुझे तुम सब लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। मेघना ये कहकर चली गई। जी भाभी, अभी आई। देवकी इतना कहकर बाथरूम में चली गई। नाश्ते की टेबल पर सब चुपचाप नाश्ता करने में व्यस्त थे। कुछ देर बाद मेघना ने चुप्पी तोड़ी। पापा, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा। पापा सॉरी, कल मैंने चुपके से आप दोनों की बातें सुनी। पापा, आप देवकी की पढ़ाई की चिंता मत करिए। मेरे अकाउंट में जो मनी ट्रांसफ़र हुई है उससे हम अच्छे से उसकी पढ़ाई पूरी करवा सकते हैं। वो तुम्हारे लिए है बेटा, हम उसे कैसे खर्च कर सकते हैं। कुछ पता है कि ज़िंदगी कब कैसे मोड़ ले जाए। नहीं, ऐसा फिर मत कहना, मनोहर बोले। पापा, ये आपके बेटे का सपना था देवकी वकील बने। मेरे लिए आप लोग हैं ना,
फिर मैं अकेली कहाँ हूँ? मेघना बोली। निर्मला चुपचाप बैठी सबकी बातें सुन रही थी। अभी आप और पापा, अब आप लोग मेरी बात सुनिए। मैंने फैसला कर लिया है कि जहाँ पापा चाहते हैं मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, देवकी बोली। देवू, ये क्या कह रही हो? नहीं, मैं इस बात का समर्थन नहीं करूँगी। भाभी प्लीज़, आपको मेरी कसम, आप पहले पूरी बात सुन लीजिए। पापा, आप भाभी को आगे पढ़ाने का वादा करते हो तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप दोनों कब तक भाभी की ढाल बनेंगे? कभी तो उन्हें भी अकेले जीना होगा, फिर वो क्या करेंगी? पापा, भाभी को अपने पैरों पर खड़ा करना अब आपकी जिम्मेदारी है। मैं नहीं, अब वो आपकी बेटी भी है और बेटा भी, इसलिए उनका भविष्य आपको तय करना है। देवकी की बात से मैं सहमत हूँ। बहुत देर के बाद निर्मला ने चुप्पी तोड़ी। सुधीर जी की फैमिली बहुत सुलझी हुई है। विनय जैसा लड़का हमें फिर मिले ना मिले, हम उनसे बात कर लेते हैं। मुझे विश्वास है देवकी को पढ़ने से नहीं रोकेंगे। पर माँ, शादी के बाद क्या कह सकते हैं? मेघना बोली। मेघना, मैं देवकी से सहमत हूँ। तुम दोनों मेरी बेटियाँ हो। मुझे देवकी की बात सही लगी। तुम तैयार हो जाओ, चलो आज ही कॉलेज जाकर तुम्हारे लिए बात करके आते हैं। निर्मला, सुशीला भाभी को फ़ोन करके शाम को खाने पर बुला लेना, बैठकर बात करते हैं। ईश्वर सब अच्छा करेंगे। यह लोग सुखी तो हम लोग भी सुखी। मनोहर उठकर हाथ धोने चले गए। जी ठीक है। देवकी, प्लीज़ एक बार और सोच लो। ओ भाभी, मैंने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है। मुझे अपने निर्णय पर भरोसा है, सब अच्छा ही होगा। देवकी प्लेटें उठाकर किचन की ओर चली गई। मनोहर ने देवकी के कॉलेज में ही मेघना को बीएड में दाखिला दिलवा दिया। मनोहर, तुमने बहुत सुंदर निर्णय लिया है। मेघना को अपने पैरों पर खड़े होने का पूरा अधिकार है। बहुत सुंदर विचार रखते हो, इसलिए तो मुझे बहुत पसंद हो, सुधीर बोले। जी भाई साहब, सच बहुत नेक विचार हैं आपके, सुशीला बोली। ये मेरे नहीं, देवकी के विचार हैं भाभी जी। उसने ही हमें सच से अवगत कराया। सच ही तो कहा उसने। हम दोनों अमृत पीकर तो नहीं आए। मेघना के लिए खुशियाँ ढूंढना हमारा फर्ज है। बस वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए तो हम आपकी देवकी का हाथ विनय के लिए मांग रहे हैं। ये जिस घर जाएगी उसे स्वर्ग बना देगी, सुशीला बोली। हमने भी आज आपको इसीलिए बुलाया है। देवकी अभी पढ़ रही है। शादी के बाद उसकी आगे की पढ़ाई के बारे में आपका क्या विचार है? मनोहर ने पूछा। हमें कोई समस्या नहीं है मनोहर। देवकी शादी के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है तो हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। सुधीर की बात सुनकर मनोहर और देवकी पूरी तरह से आश्वस्त हो गए। विनय को भी फ़ोन करके बुला लिया ताकि दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे को समझ लें। शुभ मुहूर्त देखकर 1100 रुपये शगुन के लड़के के हाथ पर रखकर शादी संपन्न हो गई। देवकी विदा होकर अपनी ससुराल चली आई। वादे के मुताबिक देवकी की पढ़ाई जारी रही। देवकी, आज कॉलेज क्यों नहीं आई? पता नहीं क्या, आज तेरा फाइनल ईयर का रिजल्ट घोषित होने वाला था। हार्दिक बधाई मेरी जान, तूने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, मेघना खुशी से चहकती आवाज़ में बोली। वाह सच्ची? ओह थैंक यू सो मच भाभी, आपने सुबह सुबह ये खुशखबरी देकर मेरा दिन बना दिया, देवकी खुश होकर बोली। अच्छा, तू आई क्यों नहीं? मेघना ने पूछा। भाभी, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो सोचा घर पर रुककर आराम करती हूँ। रिजल्ट का तो मेरे दिमाग से ही निकल गया। अरे क्या हुआ तुझे? कोई गंभीर बात नहीं है भाभी, बस थोड़ा चक्कर जैसा लग रहा है। अभी माँ के साथ डॉक्टर के पास जा रही हूँ। अच्छा रखती हूँ भाभी, माँ बुला रही हैं। ठीक है, आकर बताना क्या कहा डॉक्टर ने। ओके भाभी, बाय। बाय देवू, ख्याल रख अपना। मेघना ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉलेज से आते ही मेघना ने निर्मला से सवाल किया। माँ, देवकी से बात हुई है आपकी? मेघना ने सैंडल शू रैक में रखते हुए पूछा। पहले हाथ मुंह धोकर शांति से पानी वानी पी ले। देवकी को क्या हुआ? वो एकदम बढ़िया है। अभी अभी सुशीला जी से बात हुई है मेरी। माँ, अपनी देवकी ने कॉलेज टॉप किया है। क्या? और तुम अब बता रही हो? निर्मला बोली। मुझे आपके चेहरे पर एक खुशी जो देखनी थी, मेघना ने निर्मला के चेहरे को छूते हुए कहा। माँ, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर फटाफट फुलके सेकती हूँ, खाना खाते खाते बात करेंगे। इतना कहकर मेघना अपने कमरे में चली गई। हाँ हाँ, जल्दी से, मुझे भी भूख लगी है। निर्मला सलाद काटने बैठ गई। मेघना ने फ्रेश होकर गर्मा गर्म फुलके सेके और डाइनिंग टेबल पर खाना लगाकर निर्मला को आवाज़ दी।
माँ आ जाइए, खाना लग गया है। आई। निर्मला ने सलाद काट लिया था तो वो सलाद की प्लेट लेकर आ गई। मेघना के कॉलेज लौटने पर ही निर्मला मेघना के साथ बैठकर खाना खाते थे। मनोहर तो सुबह ही ऑफिस चले जाते थे तो दोनों सास बहू इधर उधर की बातें करके टाइम पास करते थे। देवकी से बात हुई आपकी? नहीं, क्यों? माँ सुशीला आंटी ने क्या कहा, सब ठीक तो है? आज देवकी कॉलेज नहीं आई। मैंने रिजल्ट बताने के लिए फ़ोन किया तो उसने बताया कि तबीयत नरम लग रही है। सुशीला आंटी उसे डॉक्टर के पास लेकर जाने वाली थी। क्या हुआ, कुछ पता चला? हाँ, तुम मामी बनने वाली हो, निर्मला ने मुस्कुराते हुए कहा। मामी, मैं? सच कह रही हो माँ? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है माँ। मैं अभी खाना खाकर उसे बधाई देती हूँ। नहीं, अभी नहीं, अभी वो दवा खाकर सो रही है। सुशीला जी कह रही थी कि उसे उल्टियाँ होने के कारण ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है। उन्होंने उसे दवा खिलाकर सुला दिया है। जब उठेगी तो वो उससे सबसे पहले मुझे फ़ोन करने के लिए कहेगी। ठीक है माँ। मेघना सारे बर्तन समेटकर सिंक में रखकर साफ करने लगी। किचन अच्छे से साफ करने के बाद वॉशिंग मशीन में ड्राई किए कपड़े निकाले और छत पर फैलाने चली गई। निर्मला घुटने के दर्द के चलते सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी। वो बस मशीन में कपड़े धोकर छोड़ देती थी। माँ लाइए, आपके घुटने में भी तेल लगा दूँ, फिर आप आराम से थोड़ी देर सो जाइए। नहीं, रहने दे, तू भी तो सुबह से भागती रहती है। जा जाकर आराम कर, मैंने तेल लगा लिया। ठीक है माँ। मेघना कमरे में आकर अपने नोट्स बनाने लगी। उसके भी फाइनल एग्ज़ाम चल रहे थे। मनोहर ने पास के स्कूल में मेघना की नौकरी के लिए बात कर ली। रात को डिनर के समय, बेटा होली चाइल्ड में दीक्षित जी से मेरी बात हो चुकी है। वो पंकज के मामा के बेस्ट फ्रेंड है, तुम उनसे मिल लेना। प्री प्राइमरी की मैथ्स टीचर कुछ दिनों में रिटायर होने वाली है। उन्होंने कहा कि जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा तुम्हें परमानेंट कर देंगे। ओके पापा, मेरे 2 एग्ज़ाम शेष हैं, हो जाएंगे। वैसे ही अंकल जी से मिल लेती हूँ, आप उन्हें बता दीजिएगा और मुझे उनका फ़ोन नंबर दे दीजिए। बता दिया है मैंने। थोड़ा राइस और दो निर्मला, मनोहर ने कहा। पापा, भिंडी की सब्जी भी है, बातों में ध्यान ही नहीं रहा। यह लीजिए। मेघना ने भिंडी का कटोरा मनोहर की ओर सरकाया। माँ रुकिए, खाने से पहले वाली दवा ली? नहीं, भूल गई, मैं लेकर आती हूँ। निर्मला की कई दिन से तबीयत थोड़ी गड़बड़ चल रही थी। मेघना सुबह की दवा निकालकर उनके चश्मे के कवर में रखकर जाती ताकि पेपर पढ़ने के लिए चश्मा निकालें तो दवा समय पर खा लें। दिन में तो वो आ जाती थी। किचन का काम ख़त्म करके मेघना ने लाइट्स ऑफ की। माँ, ये आपका और पापा का दूध रखकर मैं जा रही हूँ, पी लेना। हाँ ठीक है, तुम भी समय पर सो जाना, दिन भर काम करके फिर पढ़ाई बहुत थकान हो जाती है। माँ, आधे से ज़्यादा काम आप निपटा देती हो, मेरे लिए तो सीधा सीधा काम रह जाता है। सब काम करती तो पढ़ाई के लिए समय ही ना मिलता, मेघना ने घुटनों में तेल मालिश करते हुए कहा। यह सुनकर निर्मला बस उसके सिर पर हाथ फेरकर मुस्कुरा दी। मेघना ने कमरे में आकर देवकी को फ़ोन लगाया। कैसी हो देवकी, ठीक हो ना? इतनी बड़ी खुशखबरी और भाभी को ही खबर नहीं, मेघना चहकते हुए बोली। हाँ भाभी, सिर दर्द था इसलिए फ़ोन नहीं किया, देवकी बुझे स्वर में बोली। तू ठीक तो है, ऐसे क्यों बोल रही हो? मेघना उसकी बोली सुन चिंता में पड़ गई। भाभी, मैंने सोचा था रिजल्ट आते ही आगे का प्रोसेस शुरू करके वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर भैया का सपना पूरा करूँगी, पर कहते कहते देवकी रुक गई। पर क्या देबू, आज पापा जी ने कह दिया कि सिर्फ पढ़ाई पूरी करवाने का वादा किया था। हमारे नाखून इतने घिस गए जो बहू की कमाई खाएंगे। अब अपना परिवार बढ़ाओ और गृहस्थी संभालो। क्या? बिना और आंटी कुछ नहीं बोले? यह तो पापा जी के सामने भीगी बिल्ली बने रहते हैं, माँ भी बहस करने से डरती हैं। फिर क्या करेगी तू? मेघना मायूस होकर बोली। फिलहाल तो कुछ नहीं भाभी, माँ बोल रही हैं अभी बच्चे पर ध्यान दो, आगे देखते हैं क्या करना है। इसीलिए तो मैं इस फेवर में नहीं थी। तू अभी सारे टेंशन छोड़, नन्ही जान पर ध्यान केंद्रित कर, बाद में सब मिलकर कोई हल निकालते हैं। अब तू आराम कर, स्ट्रेस लेना तेरे लिए और बच्चे के लिए ठीक नहीं है। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट भाभी। देवकी फ़ोन रखकर विनय का इंतज़ार करने लगी। विनय बहुत सीधा सादा सा युवक था, सुधीर से बहुत डरता था
उनके सामने उसके मुख से कुछ भी बोल नहीं निकलता था। समय निकलता गया। मेघना के सपने उड़ान भरने लगे और देवकी अपने बच्चे को संभालने में व्यस्त होती चली गई। देवकी, बेटू ने दूध पी लिया क्या? सुशीला ने अंदर आते हुए पूछा। हाँ माँ, पी लिया। तो ला, इसके कपड़े बदल कर मुझे दे दो, तुम बाकी के काम निपटा लो। माँ, प्रिया, समझा तो आई हूँ, आगे ईश्वर की मर्जी, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। सुशीला कहाँ हो? सुधीर की आवाज़ सुनकर दोनों समझ गए कि लड़के वाले आ गए हैं। आई विनय के पापा। देवकी बेटा, जरा प्रिया को देख ना जाकर, ला मुझे बेटू को दे। सुशीला बेटू को लेकर बाहर चली गई। देवकी तेजी से प्रिया के कमरे की ओर बढ़ गई। ये क्या प्रिया, तेरी आंखों में आंसू? खुशी के आंसू हैं भाभी। अब मुझे भी आपकी तरह गृहस्थी का उपहार मिलने वाला है। एक लड़की के सपनों की कोई कीमत नहीं, बस रोटी कपड़ा और चार दीवारी में बंद रहकर परिवार की खुशियों को पूरा करो और खुद गुड़ गुड़ कर मरते रहो। ऐसी बातें नहीं करते प्रिया। क्या गलत कहा भाभी? आप कर पाई अपने मन का? क्या फ़ायदा हुआ कॉलेज टॉप करने का? सबने तो पैरों तले दब गए, आप विरोध कर पाई? नहीं ना। भाभी, कहने को लड़के वाले कह देते हैं, हमें बहू की पढ़ाई लिखाई से कोई मुश्किल नहीं, पर असलियत शादी के बाद सामने आती है। मेरी बात और थी पगली। मैं अगर विरोध करती तो मेरे पापा मेरी जिद पूरी करते और मेरी प्रैक्टिस के बाद ही मेरी शादी करते। फिर आपने जिद क्यों नहीं की? क्योंकि पापा के ऊपर भाभी की जिम्मेदारी भी आ गई थी। मैं इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती थी कि सिर्फ अपना भला सोचूं? पापा का बजट इतना था कि उसमें वो मुझे पढ़ाकर मेरी शादी कर सकें। फिर उन्होंने शादी क्यों कर दी? भैया के जाने के बाद जो धनराशि मिली उसे तो हम लोग खर्च नहीं कर सकते थे, क्योंकि भाभी का भविष्य और माँ पापा को अपना बुढ़ापा भी देखना था। ऐसे में मैंने ही शादी का फैसला लिया कि पापा ने मेरी पढ़ाई के लिए जो पैसे जमा किए हैं वो भाभी को पढ़ाकर उन्हें पैरों पर खड़ा होने में मदद करें। मेरी खुशियों का ध्यान रखने के लिए तो तुम्हारे भैया हैं, देवकी ने कहा। पर यहाँ तो मेरे पापा को ही शादी की जल्दी है। प्रिया फिर रुआंसी सी हो गई। पगली, तेरा भविष्य तुझे बनाना होगा। जब लड़के से बात करना तो सब खुलकर बोलना। कुछ बातें पहले तय हो जाएं तो अच्छा होता है। कोई साथ दे ना दे, तेरी भाभी हमेशा तेरे साथ है। मैं चाय नाश्ते की व्यवस्था करती हूँ, तू चिंता छोड़, बस मुस्करा। देवकी चली गई। किचन में जाते समय देवकी ने लिविंग रूम में बैठे लड़के वालों को गौर से देखा। अरे, ये अविनाश है, मेरा क्लासमेट। पापा ने प्रिया के लिए सच में बड़ा नेक लड़का ढूंढा है। यह जरूर प्रिया को समझेगा। देवकी किचन में चली गई। किचन और लिविंग रूम के जालीदार पार्टीशन होने के कारण देवकी की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। देवकी ने सबके सामने चाय नाश्ता रखा। सबको नमस्ते करके सुशीला से बोली, माँ लाइए, मैं बेटू को ले जाती हूँ, आप लोग आराम से बात कीजिए। रहने दे यहीं, कहाँ परेशान कर रहा है, तुम जाओ प्रिया को ले आओ। जी माँ। अविनाश, पहचाना मुझे? देवकी ने अविनाश से कहा। एक नज़र में पहचान लिया देवकी। अपने कॉलेज की टॉपर को कौन भूल सकता है। मॉम डैड, ये देवकी है, हम दोनों एक ही बैच के हैं। देवकी लॉ में पूरे कॉलेज में टॉप आई थी। कहाँ प्रैक्टिस कर रही हो अभी? फ़िलहाल तो अभी प्रैक्टिस के विषय में नहीं सोचा अविनाश, बेटू बहुत छोटा है, परेशान हो जाएगा, देवकी ने कहा। ओके, जब भी प्रैक्टिस शुरू करनी हो पापा के ऑफिस में आ जाना। रजिस्ट्रेशन तो करा लिया होगा? मैं भी उन्हीं के साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्यों डैड, सही कहा ना? हाँ बिल्कुल बेटा, रिश्ता हो या ना हो, पर तुम्हारे जैसी होना लड़के को प्रैक्टिस में मदद करके मुझे गर्व होगा। सुधीर जी, सच में आप बहुत भाग्यशाली हैं। देवकी जैसी रूपवती गुणवती कन्या आपको बहू के रूप में मिली। अगर इसे आगे बढ़ावा दिया गया तो एक दिन बहुत आगे जाएगी। रंजन जी खुश होकर बोले। जी सही कहा आपने, बच्चे के कारण प्रैक्टिस नहीं कर पाई, सुधीर धीरे से बोले, और बोलते भी क्या, देवकी के पंख कतरने में उनका ही हाथ जो था। थैंक यू अंकल जी। क्या बताती देवकी, बस मुस्कुराकर रह गई। उसने रजिस्ट्रेशन तो चुपचाप विनय के संग जाकर करा लिया था, पर प्रैक्टिस की परमिशन नहीं मिली तो घर पर चुप बैठ गई। मैं प्रिया को लेकर आती हूँ। देवकी उठकर अंदर चली गई। चल प्रिया, माँ बुला रही हैं। पता है जो लड़का तुझे देखने आया वो कौन है? कौन है भाभी? मेरा क्लासमेट अविनाश। अब तू सारी चिंताएं छोड़ दे,
मुझे पूरा विश्वास है कि वो तेरे सपने पूरे करने में कभी रुकावट नहीं खड़ी करेगा। ये आप इतने विश्वास से कैसे कह सकती हो भाभी? प्रिया ने उठते हुए कहा। वो इसलिए माय डियर, क्योंकि उनके घर में उनकी भाभी भी जॉब कर रही हैं, तीनों बहनें भी अपने पैरों पर खड़ी हैं और आंटी जी भी हाई स्कूल में टीचर हैं। फिर अपनी पत्नी को कम कैसे रहने देगा अविनाश, बोलो? काश ऐसा ही हो भाभी। प्रिया के चेहरे से तनाव कम होने लगा था। अविनाश, इनसे मिलो, यह है हमारे घर की जान, हम सबकी लाडली प्रिया। प्रिया, ये अविनाश, और यह देवकी की बात बीच में काटते हुए सुधीर बोले। उन्हें शायद बहू का बोलना पसंद नहीं आ रहा था। प्रिया बेटे, ये रंजन जी और विशाखा जी अविनाश के माता पिता हैं, इनके पैर छूकर आशीर्वाद लो, चलो। देवकी थोड़े में भी बहुत समझ गई और चुप होकर एक ओर बैठ गई। अविनाश की माँ ने कुछ प्रश्न पूछे, कुछ औपचारिक बातें की, फिर बोली, आप लोगों को ऐतराज़ ना हो तो बच्चे कुछ देर अकेले में एक दूसरे से बात कर लें। जी, ऐतराज़ तो नहीं, आप हमारी हाँ ही समझो। आपको कोई शंका है तो बात कर सकते हैं, सुधीर बोले। सुधीर जी, हमारी सोच आपसे बहुत अलग है। हम दोनों तब तक कोई फैसला नहीं कर सकते जब तक अविनाश हाँ नहीं करेगा। हम बच्चों के ऊपर अपनी सोच थोपने में विश्वास नहीं करते, क्योंकि ये उनकी ज़िंदगी का अहम फैसला है और उन्हें पूरा हक है निर्णय लेने का। यह सुनकर प्रिया को बहुत सुकून मिला कि जब माँ इतने खुले विचारों की है तो परिवार में सबके विचार भी ऐसे ही हुए तो उसे एमसीए करने में कोई नहीं रोकेगा। प्रिया बीएससी आईटी कर रही थी। बहू को साथ भेज दो सुशीला, दोनों को कमरे में ले जाएं, सुधीर बोले। जी पापा जी। चलो प्रिया, आइए अविनाश। देवकी उन्हें ऊपर अपने कमरे में ले गई। तुम दोनों आपस में सारी बातें क्लियर कर लेना, मैं बाहर हूँ। यह कहकर देवकी बाहर बालकनी में बैठ गई। वो जानबूझकर उन्हें ऊपर लाई थी ताकि प्रिया बेझिझक बात कर ले। उसे पता था नीचे सुधीर जी बार बार चक्कर लगाएंगे। प्रिया अंकल की बातों से इतना समझ गया हूँ कि लड़कियों की पढ़ाई, उनका आगे बढ़ना उन्हें पसंद नहीं है। क्या मैं गलत हूँ? देखो प्रिया, तुम मुझे पसंद करो या नहीं, पर इतना कहूँगा कि जो मन में है एक दोस्त समझकर खुलकर बोल दो। प्रिया ने अपने मन की बात खुलकर अविनाश से कह दी। मैं हाँ करूँ या ना करूँ, पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें बेटी की शादी करनी है। आप कहिए, आपको कैसा जीवन साथी चाहिए? ऐसा जीवन साथी जो अपनी हर ज़रूरत मुझसे कहे, उसके सपने, उसकी पसंद नापसंद मैं पूरी कोशिश करूँगा उसकी हर ज़रूरत पूरी कर सकूँ। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पर खड़ा होना है अविनाश जी। मैं चाहती हूँ मेरे भी सपने उड़ान भरें। क्या आप मुझे आगे बढ़ने में सहयोग करेंगे? मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद मेरे भी सपने कहीं कोने में पड़े दम तोड़ दें, जैसे भाभी के तोड़ रहे हैं। क्या देवकी अपने मन से घर पर नहीं बैठी? नहीं अविनाश जी, पापा ने स्पष्ट मना कर दिया कि हमारे घर की बहू बेटियां नौकरी नहीं करती हैं। भाभी भी कलह कलेश के कारण चुपचाप रह गईं। तब तो हमारी शादी होना बहुत ज़रूरी है प्रिया। मैं वादा करता हूँ तुम अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी करके अपने सपनों को साकार करोगी। एक बार शादी हो जाए तो हम देवकी के लिए अंकल को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। वो बहुत होनहार है और एक दिन बहुत बड़ी वकील बनेगी। थैंक यू सो मच अविनाश जी, आपने मेरे मन से सारा डर दूर कर दिया। तो फिर चले नीचे, सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। मुस्कुराकर अविनाश ने कहा तो प्रिया शर्मा गई। मैं नीचे इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आना। अविनाश को जाते देख देवकी कमरे में लौट आई। क्या हुआ? देवकी ने मुस्कुराते हुए पूछा। भाभी, प्रिया शर्माकर देवकी से लिपट गई। मतलब तेरी हाँ है? वो बहुत सुलझे हुए इंसान है भाभी, प्रिया धीरे से बोली। ओहो, वो जरा चेहरा इधर तो कर। ये वो कब से हो गया अविनाश? देवकी ने छेड़ते हुए कहा। क्या भाभी, आप भी? मजाक कर रही हूँ। चल नीचे, सब इंतज़ार कर रहे होंगे। दोनों नीचे उतर रही थीं कि सुशीला वहाँ आ गईं। सब ठीक है ना? प्रिया को लड़का पसंद आया? हाँ माँ, बधाई हो आपको, देवकी ने चहक कर कहा। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद। मैं मन ही मन बहुत डर रही थी कि अगर इसने मना कर दिया तो क्या होगा। चलो अब सब ठीक है, तो मैं शगुन के लिफाफे लेकर आती हूँ, तुम दोनों जाकर बैठो। जी माँ। देवकी प्रिया को लेकर आगे बढ़ गई।
इस बार लिविंग रूम में प्रवेश करते समय प्रिया का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। सुशीला जी भी पीछे से आ गईं। आप लोगों ने क्या सोचा फिर? सुधीर बोले। पहले आप बिटिया के भी तो विचार पूछ लीजिए सुधीर जी, जीवन तो बच्चों को साथ निभाना है, रंजन जी ने कहा। अरे इसमें बच्चों से क्या पूछना, उन्हें अपने अच्छे बुरे की समझ कहाँ होती है। फिर भी आप कहते हैं तो। सुशीला, सुधीर ने इशारा किया कि वो प्रिया से पूछ ले। प्रिया से बात हो गई है, उसने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। अब आप लोगों के फैसले पर सब निर्भर है, सुशीला बोली। वाह बहुत बढ़िया, हमारी भी हाँ है। आपकी बेटी तो हमें एक नज़र में पसंद आ गई थी, बस अविनाश की हाँ का इंतज़ार था। बहुत बहुत बधाई हो, विशाखा जी बोली। आप सभी को भी हार्दिक बधाई। लीजिए मुंह मीठा कीजिए। सुशीला ने मिठाई की प्लेट आगे बढ़ाई। देवकी सबके लिए खाना लगाओ। तभी बेटू जोर जोर से रोने लगा। अरे अब इसे क्या हुआ, लगता है भूख लगाई। देवकी उसकी बोतल में दूध भरने लगी। अरे यार पहले मेहमानों को देखो, बच्चे में लगे रहोगे तो फिर खाना कौन लगाएगा। सुशीला जल्दी करो, उन्हें जाना भी है। तब तक सुधीर पीछे से आकर बोले, लाइए भाभी, दूध में पिला दूंगी अपने बेटू को। आजा बच्चा, बुआ के साथ खेलेगा। प्रिया दूध की बोतल और बेटू को लेकर अपने कमरे में चली गई। देवकी ने और सुशीला ने फटाफट खाना गर्म कर मेज पर लगा दिया। सबने खाने की जमकर तारीफ की और खुशी खुशी सब वापस लौट गए। बहुत बड़ा बोझ उतर गया मेरे सिर से सुशीला। कल ही शादी और सगाई सबका मुहूर्त निकालता हूँ। बेटी जितनी जल्दी विदा हो जाए अच्छा है। सुधीर की बात सुनकर सुशीला का चेहरा उतर गया, पर कुछ बोली नहीं। वाह क्या हुआ पंडित जी, सुधीर ने पूछा। 6 महीने बाद देवउठनी 11 के दूसरे दिन ही शादी का शुभ मुहूर्त निकल आया सुधीर बाबू, पंडित जी ने पचांग खंगालते हुए कहा। वाह यह तो सच में बड़ी खुशी की बात है। सगाई के लिए भी कोई मुहूर्त देखिए। सगाई के लिए क्या मुहूर्त देखना है, इसी महीने चैत्र नवरात्रि व्रत शुरू हो रहे हैं। माता रानी के सब दिन शुभ हैं। सुधीर बाबू तय कर लीजिए सगाई के लिए कोई दिन। क्यों, ठीक रहेगा? अरे ये तो बहुत शुभ रहेगा पंडित जी, ये लीजिए आपकी दक्षिणा। सगाई और शादी के सारे शुभ कार्य आपको ही करना है। सगाई का दिन तय करते ही फ़ोन करता हूँ। सुधीर पंडित जी को दक्षिणा देकर खुशी खुशी घर लौट आए। सुशीला कहाँ है बहू? माँ अपने कमरे में है पापा जी, देवकी ने पानी का गिलास देते हुए कहा। जाओ अपनी सास को बुला लाओ बहू, एक खुशखबरी सुनानी है। जी पापा जी, देवकी चली गई। माँ पापा जी आ गए और आपको बुला रहे हैं, देवकी ने कमरे में आते हुए कहा। अरे बड़ी जल्दी, वो तो प्रिया की शादी का मुहूर्त निकलवाने के लिए गए थे, चल देखते हैं। माँ पापा जी कोई गुड न्यूज़ लेकर आए हैं। ओह अच्छा, फिर ठीक है। प्रिया कॉलेज से आ गई? नहीं माँ, अभी आती ही होगी, समय हो गया है। हाँ दोनों लिविंग रूम में आ गए। क्या खुशखबरी लेकर आए विनय के पापा? सुशीला, प्रिया अब हमारे घर में सिर्फ 6 महीने की मेहमान है। देवउठनी एकादशी के दूसरे दिन शादी का मुहूर्त निकला है और सगाई के लिए पंडित जी कह रहे थे कि चैत्र नवरात्रि आ रही है तो आपस में बात करके कोई भी दिन फाइनल कर लो। 6 महीने, हमारे पास समय तो बहुत कम है, इतनी जल्दी? बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी, सुशीला चिंता से बोली। सब हो जाएगा, हम गांव में नहीं शहर में रहते हैं सुशीला, सब सामान पैसा फेंको तो यूँ मिल जाएगा, सुधीर चुटकी बजाते हुए बोले। वो तो सब ठीक है जी, पर सुशीला कुछ कहती उससे पहले सुधीर बोल पड़े। अरे परवर छोड़ो और बेटी की विदाई की तैयारी करो, खुश होकर सुधीर जी ने कहा। आप भी उत्साह में ज़रूरी बातें अनदेखी कर रहे हैं विनय के पापा। उन लोगों को एक दिन बुलाइए, लेन देन की बातें तय कीजिए, फिर तैयारी शुरू कीजिए। ओह हाँ, अभी फ़ोन करता हूँ। सुधीर फ़ोन करके जयंत और विशाखा को सगाई की और शादी की बात तय करने के लिए घर आने के लिए कहते हैं। नहीं सुधीर जी, इस बार हम लोग नहीं, आप दोनों हमारे घर आइए। कल मेरा ऑफिस बंद है तो यही सब बातें तय कर लेते हैं, जयंत ने कहा। ठीक है जयंत जी, हम लोग शाम 4 बजे तक आते हैं। अरे प्रिया बेटा आ गई, आज देर क्यों, सुशीला ने पूछा। माँ एग्ज़ाम पास है और सर 8 दिन की छुट्टियों से लौटे हैं तो अब एक्स्ट्रा लेक्चर लेकर परेशान कर रहे हैं। आपको पता ही है कल सारा दिन सब बिजी थे तो बताना भूल गई।
ओह कोई बात नहीं, जाकर फ्रेश हो लो। देवकी खाना गरम कर लो सबके लिए, फिर थोड़ा आराम कर लें, फिर हम लोगों को जाना भी तो है। कहाँ माँ? प्रिया ने पूछा। तेरी सगाई का दिन तय करने। सुशीला मुस्कुराई तो प्रिया शर्माकर कमरे में चली गई। आइए सुधीर जी, आपका हमारे घर में स्वागत है, जयंत बोले। नमस्ते भाभी जी, आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। विशाखा जी दिखाई नहीं दे रही? सुशीला ने बैठते हुए प्रश्न किया। आ रही हैं, लो नाम लेते ही वो आ गईं। जयंत ने विशाखा की ओर इशारा किया। अविनाश का घर हवेली की तरह बड़ा था। सीढ़ियों से क्रीम कलर का सूट पहने विशाखा का लुक साड़ी वाले लुक से अलग ही दिख रहा था। सुशीला ने उठकर विशाखा के हाथ में मिठाई का बॉक्स पकड़ा दिया। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी सुशीला जी? विशाखा ने बॉक्स साइड में रखते हुए सुशीला को गले लगा लिया। आपका घर बहुत सुंदर है, यह सूट आप पर बहुत सुंदर दिख रहा है, सुशीला बोली। थैंक यू सुशीला जी, ये घर 3 साल पहले ही नया लिया है। पहले वाला आपके जितना बड़ा था। पहले हम 2 कमाते थे और 5 बच्चों के खर्चे थे। अब मैं, बड़ा बेटा, बहू, अविनाश और ये कमा रहे हैं। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। घर में कमाने वाले अधिक हों तो सब कुछ लेना आसान हो जाता है, विशाखा बोली। यह तो आपने बिल्कुल सही कहा भाभी जी, सुधीर बोल पड़े। सुधीर जी, वैसे तो हमारी कोई डिमांड नहीं है। आप बस प्रिया को शगुन के 101 रुपये देकर विदा करेंगे तो भी हम खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। पर हम लोग आपके घर में एक हीरा देख आए हैं। अगर आप उसे हमें सौंप सकते हैं तो ये रिश्ता पक्का, जयंत जी बोले। हमारे घर में हीरा? मैं कुछ समझा नहीं। सुधीर जी, घुमा फिरा कर नहीं, सीधे सीधे बोलता हूँ। आपकी बहू बहुत होनहार है। मैं उसे अपने सानिध्य में एक सफल वकील बनाना चाहता हूँ। आप हमारी यह शर्त मंजूर कर लीजिए। बस फिर आप जब कहेंगे हम बारात लेकर अपनी बहू प्रिया को घर ले आएंगे, जयंत ने कहा। अरे आप भी जयंत जी, देवकी को किसी बात की कमी नहीं है, फिर वो वकालत करे ये शोभा नहीं देता। मुझे कतई पसंद नहीं कि घर की बहू बेटी 10-15 हज़ार के लिए इधर उधर धक्के खाए। फिर तो हमारे और आपके विचार बिल्कुल ही अलग हैं सुधीर जी। तब तो इस रिश्ते के लिए विचार करना पड़ेगा, विशाखा बोली। ये क्या कह रही हैं आप भाभी जी? सुशीला बोली। देखिए भाई साहब, हम खुले विचारों वाले लोग हैं और खुले विचारों वाली लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। वो हमारे घर आए, अविनाश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल लें। घर बैठाकर उनके पर उतरना हमें पसंद नहीं। आप किस सदी में जी रहे हैं? जयंत बोले। मैं कब मना कर रहा हूँ इस बात से? आप प्रिया को घर बैठाएं या नौकरी करवाएं, हमें कोई ऐतराज़ नहीं। देवकी हमारे घर की बहू है और हम नहीं चाहते कि वह घर से बाहर कुछ करे, सुधीर बोले। यह तो आप गलत कर रहे हैं सुधीर जी। इतनी प्रतिभाशाली लड़की के सपने को कुचलकर कौन सा सुख मिल रहा है? सच मानिए, एक दिन आप अपनी बहू पर गर्व करेंगे। हमारी एक ही डिमांड है कि आप देवकी के सपनों को पंख लगा दें। भर लेने दीजिए उसे सपनों की उड़ान। हमने अपनी मांग रख दी, अब मानना ना मानना ये निर्णय आपके हाथ में है, जयंत ने हाथ जोड़ते हुए कहा। हमें थोड़ा समय दीजिए भाई साहब, घर जाकर फ़ोन करके बताते हैं, सुशीला बोली। जी आराम से, आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा, जयंत ने कहा। सुधीर और सुशीला वहाँ से लौट आए। वाह माम, आप लोगों ने सही शर्त रख दी। अब देखते हैं ये मानते हैं या नहीं। मैं मेघना भाभी को फ़ोन करके बता देता हूँ। अविनाश मेघना का फ़ोन डायल करने लगा। अविनाश की मेघना से मुलाकात कॉलेज के दौरान देवकी ने करवाई थी। जब अविनाश ने प्रिया के घर देवकी को देखा तो वहाँ से लौटकर मेघना को फ़ोन लगा दिया। भाभी जी, मैं अविनाश, देवकी का क्लासमेट। भाभी, एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ, पहचान गई, बोलो क्या पूछना है? भाभी जी ये बताइए, देवकी ने अपनी मर्जी से प्रैक्टिस के लिए मना किया या उसे जबरन घर बैठाया गया? क्यों, यह प्रश्न क्यों? दरअसल आज एक लड़की देखने गया था, वो अपनी देवकी की ननद निकली। अब जब रिश्ता होने जा रहा है तो सच क्या है यह जानना ज़रूरी है। शायद मैं देवकी की कुछ मदद कर सकूं। देवकी खुश है अविनाश। देवकी कितनी खुश है ये सच आप भी जानती हैं और मैं भी समझ गया हूँ। आप चिंता मत कीजिए, उसकी ज़िंदगी में कोई उथल पुथल नहीं होने दूंगा। देवकी सपनों को पूरा कर सके, बस इसके लिए उसके मन में क्या है ये जानना ज़रूरी है।
अविनाश देवकी पिंजरे में कैद पंछी की तरह है, जो उड़ना तो चाहता है पर कटे पंखों के कारण उड़ नहीं पाता। उसे अपने भैया का सपना पूरा करना है, पर दूसरों की खुशी के लिए वो विष पी रही है। बस भाभी दुआ कीजिए, ये रिश्ता तय हो जाए तो फिर मैं उसे उसके हिस्से का आसमान दिलाऊंगा। भगवान करे ऐसा ही हो। मेघना ने फ़ोन रख दिया तो ये बात अविनाश ने अपने मॉम डैड को बताकर उनसे सुधीर से इस बारे में बात करने को कहा। उन्होंने भी अविनाश की बात समझी और आज सुधीर को देवकी की प्रैक्टिस शुरू करने के लिए मनाने की कोशिश कर डाली। यही बताने के लिए मेघना को फ़ोन लगाने लगा अविनाश। हेलो भाभी जी, आज डैड ने देवकी के लिए बात तो की है, अब अंकल आंटी मानते हैं या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा। भगवान करे वो मान जाए। आंटी और विनय की तो हाँ ही है, पर सुधीर अंकल के आगे किसी की नहीं चलती। बताते रहना अविनाश क्या निर्णय होता है। जी भाभी ज़रूर, और हाँ अगर आपको देवकी कुछ बताए तो मुझे बताना। अविनाश ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। ये कैसी मांग है, हमारी बहू है, हम नौकरी करवाएं या चूल्हा चौका, उन्हें उससे क्या। अरे कॉलेज टॉप किया है तो घर गृहस्थी छोड़ दूसरों की गुलामी करेगी। छोड़ो हम कोई और लड़का ढूंढ लेंगे, सुधीर बोले। आप और करोगे क्या पापा, आपके ईगो के आगे कोई अपने मन की कर कैसे सकता है। प्रिया भले भिखारी के घर शादी करके चली जाए, पर आप अच्छे विचार वालों के घर कैसे भेज सकते हैं। विनय पहली बार सुधीर की बात सुनकर चिढ़कर बोला। तू मुझसे जबान चलाएगा, सुधीर जोर से चिल्लाए। यह सुन देवकी और प्रिया भी लिविंग रूम में आ गए। पापा बात देवकी की थी तो मैं चुप था, क्योंकि जानता था कि पत्थर पर सिर पटकने से खुद को तकलीफ होगी। आपको अविनाश से शादी नहीं करनी तो ना करें, पर प्रिया की ज़िंदगी खराब करने का आपको कोई हक नहीं। प्रिया तभी शादी करेगी जब वह अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। आप नहीं पढ़ा सकते तो मैं अपनी पत्नी और बहन को लेकर कहीं और रहने चला जाता हूँ, ताकि दोनों अपने सपने पूरे करें। विनय अब कठोर निर्णय पर उतर आया। जा चला जा, 4 दिन में आटे दाल का भाव पता चलेगा तो लौट कर यहीं आएगा। नहीं पापा, इस तरह घुट घुट कर जीने से अच्छा रूखी सूखी खाकर संतोष कर लेंगे। प्रिया देवकी अपना सामान पैक करो, हम अभी जाएंगे। ये क्या कह रहे हो विनय, बेटा इतनी रात को कोई अपना घर छोड़कर जाता है। नहीं माँ, मैं जैसे जिया वैसे मेरा बेटा नहीं जिएगा। मैंने पहले से ही मेरे दोस्त से बात करके रखी है, उसका फ्लैट खाली है, हम वहाँ जाएंगे। देवकी अपनी प्रैक्टिस शुरू करेगी। बेटू को आपके पास छोड़ने से पापा मना करेंगे तो उसकी नानी के पास छोड़ेंगे। माँ धीरे धीरे सब सेट कर लेंगे। सुधीर अभी तक विनय की सिर्फ धमकी समझ रहे थे, पर जब जाना विनय तो पहले से ही निर्णय ले चुका है तो चुपचाप बैठ गए। मान लीजिए बच्चों की बात, गलत कहाँ कह रहे हैं। बच्चों से दूर रहकर जीने से तो मरना अच्छा है। सुशीला ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा सुशीला, मैं ही गलत था जो इन दोनों पर अपनी पूरी ज़िंदगी अपने सपने थोपता रहा। मेरे बच्चे क्या चाहते हैं ये कभी नहीं पूछा। जैन जी को फ़ोन कर दो, हमें उनकी शर्त मंजूर है। दिया अपना हीरा उन्हें, अब उसे तराश कर चमकाने की बारी उनकी है। जी सच कह रहे हैं, सुशीला ने आंसू पोंछते हुए पूछा। हाँ सच कह रहा हूँ। विनय बेटा अब तो घर छोड़कर नहीं जाओगे ना। नहीं पापा, जब मेरी बहन खुश तो मैं क्यों जाऊँगा भला। भैया, प्रिया दौड़कर विनय के गले लग गई। बहू तुम भी अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाओ। बेटू को संभालने के लिए उसके दादा दादी हैं। माँ पापा जी, देवकी ने खुश होकर दोनों के पैर छुए। कुछ देर के तूफान के बाद घर में शांति का माहौल कायम हो गया था। जिंदगी में पहली बार विनय अपने पापा के साथ एक सोफे पर बैठकर मुस्कुराते हुए कुछ मैसेज टाइप करने लगा। अविनाश सब ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, मेघना ने फ़ोन पर अविनाश से कहा। सच्ची भाभी, आपको कैसे पता चला, अविनाश ने प्रश्न किया। अभी अभी विनय का मैसेज आया, उसी ने बताया मुझे। जब तुमने मुझे अपने आइडिया के बारे में बताया तो मैंने विनय से बात करके उसे विश्वास में लिया। मुझे विश्वास था कि अंकल जी ये रिश्ता तोड़ देंगे, पर देवकी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। वो औरतों की नौकरी के सख्त खिलाफ हैं, पर जब बेटा ही साथ छोड़ देगा तो किससे जोर दिखाएंगे। इसलिए उन्होंने विनय की जिद मान ली। थैंक यू भाभी जी, आपकी मदद के बिना ये संभव नहीं था।
अविनाश, धन्यवाद के पात्र तुम हो। तुम अगर ये विचार नहीं रखते तो मैं भी विनय से नहीं कह पाती। विनय को मेरा और तुम्हारा साथ नहीं मिलता तो वो भी प्रिया और देवकी के लिए आवाज़ नहीं उठा पाता। फाइनली सब ठीक हो गया। जी अच्छा, रखती हूँ। देवकी फ़ोन कर रही है। मेघना ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। धूमधाम से सगाई फिर शादी। प्रिया अपनी ससुराल के लिए विदा हो गई। मेघना बेटा, अब तो शादी के लिए हाँ कर दो बेटा। कब तक अकेले ज़िंदगी जियोगी? माँ, मैं इस विषय में कोई बात नहीं करना चाहती। मैं बोझ लगने लगी हूँ क्या आप दोनों को? नहीं बेटा, तुम ही तो हमारे बुढ़ापे का सहारा हो। तो फिर ये बात क्यों? बेटा, प्रवीण मेरी भाभी का बेटा है। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसकी पत्नी की सांप के काटने से मृत्यु हो गई। तुम हाँ कर दो बेटा, वो बहुत नेक दिल लड़का है, तुम्हें जीवन भर खुश रखेगा, निर्मला ने कहा। खुश तो हूँ माँ, आपके साथ कोई दुखी हो सकता है? और हमारे मरने के बाद? माँ बेटा, उम्र हो रही है, तुम्हें सुखी देख लें तो मन का बोझ हट जाएगा। हाँ कर दो बेटा, तुम्हें हम दोनों की कसम। माँ पापा, ये कैसी कसम दे दी आपने? आप लोगों के बिना कैसे रहूँगी? तुम कहीं नहीं जा रही हो बेटा। प्रवीण ओएनजीसी में अच्छी पोस्ट पर है, सरकारी नौकरी, और अब यहीं ट्रांसफ़र होकर आ गया है। तुम स्कूल गई थी तब आया था, तो उसे देखकर हमारे मन में ये विचार आया है। तुम एक बार उससे मिल लो, फिर हम देवकी से बात करें। ठीक है माँ। मेघना प्रवीण से मिलने के लिए राजी हो गई। डिनर पर निर्मला ने प्रवीण को भी बुला लिया। मेघना भी उससे काफ़ी प्रभावित हुई। मनोहर ने पहले ही मेघना के माँ बाप से मेघना की दूसरी शादी की बात कर रखी थी। शादी से समारोह में मेघना विदा हो गई। उसके जाते ही निर्मला के सीने में छुपा पंकज के जाने का दर्द आज उमड़ पड़ा। लगा पंकज फिर से बिछड़ गया। माँ संभालिए खुद को, भाभी खुश हैं ये सोचकर खुश रहिए। वैसे भी शादी के बाद भी वो आपकी बहू ही है और मेरे प्रवीण भैया की पत्नी, यानी मेरी भाभी जी, और अभी भी भाभी जी ही है। यह तो खुशी के आंसू हैं देवकी। आज फिर से 16 श्रृंगार में उसे देखकर कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई थीं। ईश्वर उसे हर बुरी नज़र से बचाए। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। देवकी एक अच्छी वकील बन चुकी थी और सच का साथ देकर अपने भैया के सपने पूरे कर रही थी। प्रिया नामी आईटी कंपनी में नौकरी करने लगी थी। दोनों के सपने उड़ान भरने लगे थे। प्रिया और मेघना के घर नन्हे मुन्नों की किलकारी गूंजने लगी थी।